अंकुर बाबू स्टडी IQSPN चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं लोकेश कुमार आप लोगों के सामने मध्यकालीन भारत का इतिहास में एक नए वंश की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है खिलजी वंश। और गुलाम वंश को मैंने पिछले वीडियो में एंड कर दिया था। और देखते हैं कि जो खिलजी वंश आया है उसको जलालुद्दीन का संस्थापक इसके कौन है? खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका जो खिलजी वंश का टाइम पीरियड है 1290 से 1320 ईस्वी तक रहता है। 1320 तक 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का कार्यकाल है। और कार्यकाल है इसमें जो पहला होता है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। इनका जो पहला शासक, इन्होंने ही खिलजी वंश की स्थापना की थी। और इनका जो टाइम पीरियड है वो 6 साल का है, 1290 से 1296 ईस्वी तक। 1296 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड है। और टाइम पीरियड जो है, ये जो खिलजी वंश था इन लोगों को, खिलजी वंश के लोगों को नीचा समझा जाता था उस टाइम पीरियड में। क्योंकि जात के तौर पर एक खिलजी के रहने वाले अफगानिस्तान में एक जगह थी, खल्ज नाम क्षेत्र था, और वहाँ पर रहते थे। वहाँ पर रहने से इन लोगों ने अफगानी लोग थे, अफगानी लोगों के साथ में रहते हुए उनकी परंपराओं को भी अपना लिया था। जब इन लोगों ने उनकी परंपराओं को अपना लिया था तो ये जो थे तुर्क, लेकिन इनको फिर अफगानों को अफगान बोला जाता था। जब अफगानी थे तुर्क, लेकिन जो खिलजी वंश की संस्थापना जो होती है, खिलजी वंश की स्थापना कौन करता है? खिलजी वंश की जो स्थापना कौन करता है? जलालुद्दीन खिलजी करता है। कौन करता है? जलालुद्दीन खिलजी करता है। जब जलालुद्दीन खिलजी करता है तो और खिलजी वंश का जो संस्थापक है वो संस्थापक किसे माना जाता है? जो खिलजी वंश है, जो खिलजी वंश है, खिलजी वंश का मैंने पहले क्या बताया था? खिलजी वंश जो है इसका टाइम पीरियड वो कितना है? 1290 से 1320 ईस्वी तक ओनली। और इसका जो संस्थापक है, संस्थापक कौन है? संस्थापक हमारा जलालुद्दीन है। और इनकी एक उपाधि है, उपाधि जो है किसकी? जलालुद्दीन की जो उपाधि है वो इसकी उपाधि है शाइस्ता खान इनकी उपाधि है। और जो उपाधि थी वो किसने दी थी? शाइस्ता खान। खिलजी वंश का टाइम पीरियड कितना है? जलालुद्दीन की उपाधि एक शाइस्ता खान थी। और उसके बाद में इनका जब राज्यारोहण होता है, राज्यारोहण किसका? शाइस्ता खान का। इनका जब होता है राज्यारोहण तो क्या करता है? ये इसका एक महल बनवाता है। महल होता है किलोखरी महल होता है। किलोखरी महल में इसका क्या होता है? राज्यारोहण होता है। किलोखरी महल होता है और वहां पर इसका राज्यारोहण होता है। 1 साल तक जो उसी महल के अंदर रहता है। और 1 साल के बाद में क्या करता है? जाकर के जो दिल्ली में जो जनता थी उसके सामने एक बहुत ही नर्वस होकर के मोटिवेशन देता है। और मोटिवेशन देता है और जनता से क्या बोलता है? जो मेरे पूर्वज थे बलवन के अकॉर्डिंग ही उनकी बहुत ही ऐसी बातें करता है, श्रद्धा प्रकट करता है, जिससे कि वहां पर इसे
शासक बन जाता है, और बन जाने के बाद में क्या करता है, जलालुद्दीन के जो पूर्वज थे वो इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में आए थे भारत, और भारत आए थे, भारत में रहने लगे, बस गए, फिर वो यहाँ से गए ही नहीं। और वो जो इनके आए थे पूर्वज लोग, वो यहाँ पर आए थे एक नौकरी के सिलसिले में आए थे, लेकिन उसके बाद में जो ये जलालुद्दीन था, ये बल्कि क्रूर व्यक्ति नहीं था, ना ही घमंडी था, बल्कि एक नॉर्मल व्यक्ति था। इससे पहले जो किसने है खिलजी वंश, गुलाम वंशों का सत्यानाश कर दिया, और एक खिलजी वंश का उद्धार किया आके अपनी तलवार की दम पर ही तो किया है। इतना आक्रमण किया इसने, बहुत ही ज़्यादा अति आक्रमण करने के बाद में इसने खिलजी वंश की स्थापना की। और उसके बाद भी अब यहाँ पर जब इसे शासन प्रशासन सत्ता मिल जाती है तो ये हर चीज़ भूल जाता है, बिल्कुल ही जब भूल जाता है तो क्या देखते हैं यहाँ पर, जब इसने आकर के सबको जितनी भी जनता थी सबको अपने हित में ले लिया है, और हित में लेने के बाद में इतना दया पात्र हो जाता है कि बहुत ही अत्यधिक दया करने लगता है, सब लोगों पर दया करने लगता है। जलालुद्दीन जो था, और बर्नी था, बर्नी ने बोला था, बर्नी ने एक बात बोली थी जलालुद्दीन के लिए। वो क्या थी कि एक चींटी जो होती है, चींटी को भी नुकसान न पहुंचाने की नीति का विश्वास रखता था। एक चींटी को भी बर्नी जो था वो एक चींटी को भी नुकसान पहुंचाने की सोच नहीं रखता था। और जो ये जलालुद्दीन था वो 70 वर्ष की आयु में शासक बना था। कितने वर्ष की? 70 वर्ष की। अब खुद सोचिएगा 70 वर्ष बहुत तेज हो गई, और 70 वर्ष की एज में क्या आक्रमण कर लेगा? नहीं कर पाएगा। आक्रमण करने जाएंगे मार दिए जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए ये अब आक्रमण करने के स्थिति में नहीं थे, इसीलिए नर्वस हो रहे थे और कुछ सबको दया की भावना प्रकट कर रहे थे। गुलाम वंश में जलालुद्दीन ने बहुत ही आक्रमण किए हैं, बहुत ही अत्यधिक आक्रमण किए, एक से एक घनघोर आक्रमण किए, जिससे कि सैन्य विभाग में जो इसने बहुत ही भाग लिया। और अब यहाँ पर ये इस टाइम पीरियड में जलालुद्दीन है जो बहुत एजेड हो चुका है और आक्रमण करने की उतनी क्षमता भी नहीं रह गई है। तो मुसलमान और सबसे क्या बोलता है कि मैं वृद्ध हो चुका हूँ और किसी भी मुसलमान की एक बूंद का कतरा भी नहीं मैं देखना चाहता हूँ। ऐसे जब लेक्चर देता है तो क्या होता है, इसके बाद में तो पूरी जनता जो होती है वो सब इसके हित में आ जाती है। जितनी भी जनता होती है वो सब इसके हित में आ जाती है और सब इसकी वाह करने लगते हैं। उसके बाद में कुछ घटनाएं घटती हैं, देखते हैं उन घटनाओं को। इसी के टाइम पीरियड में कुछ घटनाएं घटने लगती हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रमुख घटनाएं होती हैं क्या क्या हैं, जैसे कि पहले क्या है, मलिक हज्जू का विद्रोह। मलिक हज्जू का विद्रोह ये पहली घटना थी। और इस मलिक हज्जू का विद्रोह का मतलब क्या है, एक मलिक हज्जू था ये बलबन का भतीजा। कौन था? मलिक हज्जू जो था वो बलबन का भतीजा था। मलिक हज्जू बलबन का भतीजा था और यह शासक
जब यह शासक बना था तो क्या होता है, इसको अवध की और मलिकपुर की सूबेदारी दे दी गई थी। कहाँ की? भंडा और मणिपुर की, मणिपुर की सूबेदारी दे दी गई थी। दोनों जगह की सूबेदारी दे दी गई थी, कंडा और मणिपुर, इन दोनों जगह की इसके दे दी गई। और उसके बाद में क्या होता है, हल्लू मजीद को दमन करने के लिए आता है, कहाँ? जलालुद्दीन पर कर देता है हमला। आक्रमण जब कर देता है तो आक्रमण करने के बाद में क्या होता है, छज्जू जो होता है, मलिक छज्जू हार जाता है। और हार जाने के बाद में उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे कि वो बहुत ही गंदे कपड़ों में उसके बंदी, जो जलालुद्दीन के सैनिक थे उन्होंने उसको बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के बाद में जो मलिक भज्जू था ऐसे कपड़े उसके कर लिए उसने कि बहुत ही बेकार स्थिति में जा कर के सुल्तान के सामने प्रकट हो जाता है। जब सामने प्रकट हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, ये चीज देखकर जो सुल्तान जलालुद्दीन देखकर और माफी मांगता है कि गलती हो गई है, छज्जू का माफी मांगता है। और उसके बाद में जब माफी मांग लेता है, गंदे गंदे कपड़े पहन के कीचड़ में सना हुआ पहुंच जाता है, इसीलिए उसको दया आ जाती है, जलालुद्दीन को दया आ जाती है। जब दया आ जाती है तो वो क्या करता है, तो मलिक भज्जू जो होता है, मलिक भज्जू के पास से जो इसके कड़ा और मणिपुर की सूबेदारी थी वो भी ले लेता है और उसको छोड़ देता है। मलिक भज्जू को वहाँ से रवाना कर देता है और अपने विरोधियों को क्षमा करता हुआ, जो जलालुद्दीन था उसके जितने भी विरोधी थे सबको क्षमा करता हुआ कहने का मतलब चला जा रहा था कि जो भी उसके जितने भी विरोधी थे सबको वो क्षमा कर रहा था, किसी को दंड नहीं दे रहा था। और अलाउद्दीन जो होता है वो इसकी सूबेदारी जो होती है दोनों कंडा और मणिपुर की छीन लेता है। जब छीन लेता है तो मलिक छज्जू जो होता है वो तो कुछ नहीं बचता, उसके पास कुछ नहीं बचता है। और दूसरा जो था, दूसरा क्या था तुम्हारा, पहला ये हो गया और दूसरा क्या था, ठगों का दमन। ठगों का दमन किया। ठगों का दमन कैसे किया है इसके बारे में बात करते हैं। ठगों का दमन कि ठग जो थे क्या किया इसने, ठग दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में करीब 1000 ठग पकड़कर सीधे कहाँ भेज दिए, बंगाल भेज दिए इसने। एक 1000 ठग वहां पर मिलते हैं और उन जितने भी ठग मिल रहे हैं उन सबको उसने पकड़वाकर बंगाल के लिए भेज दिया है। किसने, जलालुद्दीन ने। जब जलालुद्दीन ने इसने भेज दिया है तो उसके बाद में क्या देखने को मिलता है, ठगों का दमन इसने क्या किया, ठग जितने भी इसको मिले और उसने उठाए, दिल्ली से उठा के बंगाल के लिए फेंक दिए, वहाँ ट्रांसफर करवा दिए। जब ट्रांसफर करवा देता है फिर अमीरों, एक और तीसरा ऑप्शन आता है अमीरों का षड्यंत्र। अमीरों का षड्यंत्र, अमीर लोग थे जो वो लोग क्या करते थे, जो अमीर लोग थे इस काल में, इसके कार्यकाल में अमीर लोग जो थे वो षड्यंत्र, अमीरों का षड्यंत्र होता था। और षड्यंत्र अमीर वर्ग ने इसको मारना चाहते थे, अमीर व्यक्ति जो थे वो जलालुद्दीन को मार देना चाहते थे। और ये चीज मार देने वाले जो इन्होंने षड्यंत्र रचा था अमीर लोगों ने, वो बात पता चल जाती है जलालुद्दीन को, पहले ही पता चल जाती है। तो क्या करता है जो जलालुद्दीन, लेकिन आगे चल करके जो जलालुद्दीन होता है वो अमीर लोग जो थे, अमीर वर्ग के जो लोग थे उनको भी माफ कर देता है। और माफ कर देता है
तो यही तो इसकी सबसे बड़ी गलतियां थी कि जो पहले तो इसने जो शासन प्रशासन बनाया है वो तो लड़ाई लड़के बनाया है, तलवारें लड़ी, तलवारें चला चला के खून खराबा करके इसने शासन बना। और अब जो शासक बन गया है, शासक बन चुका है, उसके बाद में अब ये सबको माफ कर रहा है। लेकिन वो चीज़ यही इसकी सबसे बड़ी जो नीचे गिरने की कमियां थी, सबसे बड़ी कमियां इसकी यही बनती जा रही थी। और क्या बाद में होता है जिससे कि जब ऐसे निर्णय ले रहा था कि जिससे कि इसकी जो नाकामी की वजह थी, ऊपर नहीं उठने की बजाय नीचे को गिर रहा था। इसलिए क्या होता है यहाँ पर अमीरों ने षड्यंत्र जो रचा था वो इसको पता चल जाता है, और पता चलने के बाद में भी ये उनको माफ़ कर देता है। सबसे बड़ी इसकी ये नाकामी थी। और उसके बाद में अगला जो है चौथा देखते हैं इसकी चौथी क्या घटना रहती है। जो चौथी थी वो कौन सी थी? सीधी फकीर सीधी मौला। फकीर सीधी मौला थे। कौन थे? फकीर सीधी मौला। फकीर सीधी जो मौला थे ये क्या करते थे? ये जहां ईरानी थे, हाथियों को पहले तो इनको ये खाना वो लंगर, जहाँ तो लंगर था 1000 या 1500 तो हजारों व्यक्तियों को पर डे ये दान किया करते थे, खाना बना के खिलाया करते थे। लेकिन इन्होंने कुछ साजिश सी रची थी कि सुल्तान को मारने की कोशिश की है। पता चल जाता है तो क्या होता है, षड्यंत्र इन्होंने रचा होगा या नहीं रचा है। साहित्यकार बोलते हैं कि इन्होंने फकीर सीधी मौला ने सुल्तान के अकॉर्डिंग क्या षड्यंत्र रचा था? मारने के लिए षड्यंत्र रचा, सुल्तान को मारने के लिए। इन्होंने षड्यंत्र रचा था। और फिर इसके बाद में क्या होता है, और जब ये बात सुल्तान को पता चलती है तो सुल्तान क्या करता है? तो सुल्तान हाथियों से कुचलवाकर हत्या कर देता है, इनकी हत्या कर देता है या मरवा देता है। जब उनको मरवा देता है फिर यहाँ उसके बाद में आता है मंगोलों का आक्रमण। इसका आक्रमण मंगोल आक्रमण आ जाता है। इसके बाद में आता है मंगोलों का आक्रमण। जब मंगोल का आक्रमण कैसे क्या होता है कि अब्दुल्ला के नेतृत्व में, किसके? अब्दुल्ला के नेतृत्व में आक्रमण करते हैं। अब्दुल्ला के नेतृत्व में जब आक्रमण करते हैं तो क्या होता है वहां पर? जब अब्दुल्ला के नेतृत्व में आक्रमण करते हैं लेकिन पराजित हो जाते हैं, मंगोलों को भी कोई नुकसान न पहुंचाने के लिए सोचता है। यहाँ पर पराजित हो जाते हैं, लेकिन एक आक्रमण तो करते हैं लेकिन पराजित हो जाते हैं। फिर भी जो जलालुद्दीन था वो मंगोलों पर दया दृष्टि बरसाए रहता है, बल्कि उनको नीचा नहीं दिखाता है, उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। और जब नुकसान नहीं ले, और मंगोल में जो अब्दुल्ला होता है उसको अपना पुत्र बता देता है। अब्दुल्ला को बेटा बनाता है। जब अब्दुल्ला को बेटा बना लेता है तो मंगोल, जितने भी मंगोली थे वो दिल्ली के आसपास बस जाते हैं। कहाँ पर? दिल्ली के आसपास
क्षेत्र में बस जाते हैं, जिसे मंगोलपुरी कहते हैं। जिसे मंगोलपुरी कहते हैं, जो मंगोलपुरी कहते हैं। और फिर इसके बाद में क्या होता है, जब ये यहाँ पर हो जाता है, फिर जलालुद्दीन एक अभियान शुरू करते हैं। वो रणथंभौर और मंदसौर का अभियान होता है। और इसमें क्या होता है, रणथंभौर जो होता है उसको जीतने की क्षमता इनमें नहीं थी। और रणथंभौर का जो अभियान होता है उसमें एक पराजित थी। पहली बात, लड़ाई ही नहीं लड़ते हैं, सामना ही नहीं कर पाते हैं। और जब सामना ही नहीं करते हैं तो आगे चल के हम देखते हैं क्या होता है। अभियान रणथंभौर, मंदसौर, पराजित, मंदसौर पराजित हो जाते हैं। तो क्या मिलता है यहाँ पर, एक किला ऐसा था, यहाँ ये रणथंभौर का जो किला था वो ऐसा किला था जिसको जीतने वो विजय नहीं होता था। कोई भी जीतता था तो जीत नहीं सकता था, ये जीत नहीं सकता था। इसीलिए क्या होता है, क्योंकि ये जीत नहीं सकता, ये विजय अजेय था। और जैसे कि 1000 किलो, जो फिर बाद में क्या कहता है, ऐसे किले किसान किसी भी सैनिक के एक बाल को भी तो एक बाल का भी कोई मतलब नहीं है मुझे। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, क्योंकि इनमें इनके ये इतना नुकसान भी नहीं कर सकते थे कि किले को जीत सकते थे, इतनी इनमें क्षमता नहीं थी, इसलिए ऐसी बातें कर रहे थे। और उसके बाद में क्या होता है, आगे मंगोलों का अभियान करता है जहाँ विजय हो जाता है। और अलाउद्दीन जो होता है, अलाउद्दीन फिरोज शाह के साथ में होता है। और उस टाइम पीरियड में फिर क्या होता है, जे अलाउद्दीन जो एक भिलसा अभियान विजय करता है, भिलसा में विजय करता है। और अभियान खूब वहाँ से खूब अपरंपार धन लूटता है भिलसा से। जब भिलसा से अपरंपार धन लूट लाता है और उसके बाद में क्या करता है, विजय करने के बाद में फिर यह सुल्तान के पास जाता है। सुल्तान से बोलता है कि हमको इजाज़त दीजिएगा, हम जाएंगे और जगह कई जगह आक्रमण करेंगे, जाके देखते हैं क्या होता है। जब ये चीज़ जाकर के फिर इसे देखता है कि दक्षिण भारत में देवगिरी पर हमला करने के लिए जाता है। वहाँ के लिए शासक, वहाँ एक शासक होते हैं देवगिरी का, जो उस टाइम पीरियड में शासक होता है, उसका नाम होता है रामचंद्र देव। रामचंद्र देव जो होते हैं वो उस टाइम देवगिरी के शासक हुआ करते थे। और जब शासक होते हैं रामचंद्र देव ने मैसूर वगैरह जैसे मैसूर हो गए और कई एक अपने पड़ोसी क्षेत्र थे उनको जीता था तुरंत ही। और लेकिन फिर भी अलाउद्दीन अपनी सेना लेकर आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। ये जो अलाउद्दीन जो था वो अपनी सेना लेकर के बढ़ता हुआ देवगिरी की तरफ जा रहा था। जलालुद्दीन जब जा रहा था तो देखते हैं क्या होता आगे। सबसे पहले कहाँ जाता है, चंदेरी। सबसे पहले कहाँ पहुंचता है, ये यहाँ से जाता है फिर चंदेरी पहुंचता है। और चंदेरी से बढ़ते बढ़ते कहाँ जाता है, भिलसा। और भिलसा पहुंचता है। और भिलसा के बाद में फिर पहुंच जाता है एलितपुर। और एलितपुर के बाद में पहुंच जाता है देवगिरी। ये देवगिरी तक, ये भिलसा तक आया। भिलसा तक उसने कुछ नहीं किया। और जहाँ एलितपुर पहुंचता है, एलितपुर में पहुंचते ही एक अफवाह उड़ा देता है। अफवाह क्या उड़ा देता है कि वह अपने चाचा से नाराज होकर कि एलितपुर पहुंचता है और अफवाह उड़ा देता है
कि वह अपने चाचा से नाराज होकर तेलंगाना के लिए जा रहा है नौकरी करने। जब तेलंगाना नौकरी करने के लिए जा रहा है कौन? जलालुद्दीन। जलालुद्दीन का भतीजा जो है कौन? जलालुद्दीन का भतीजा कौन है? अलाउद्दीन। वो तेलंगाना जा रहा है, तेलंगाना जा रहा है, नौकरी के पर्पज से जा रहा है। तो यहाँ की जो जनता थी या सैन्य व्यवस्था थी वो इस पर अटैक नहीं करती है, और जब अटैक नहीं करती है तो जाकर के क्या होता है, जाकर के जब यहाँ से एलितपुर से जाकर के डायरेक्ट देवगिरी में गिरता जाकर, और गिरने के बाद में जो वहाँ के रामचंद्र देव थे शासक था, उस पर जाके हमला कर देता है। तो वो शासक जो होते हैं वो एकदम भयचक जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि ये जा कहाँ रहा था और हो क्या रहा है। तो इसी के बाद में क्या करता है, बहुत चकित हो जाते हैं वहाँ के शासक। जब चकित हो जाते हैं तो वो चारों तरफ से पूरा किला जो होता है उनका लॉक करवा लिया जाता है, और लॉक करवाने के बाद में क्या होता है, लेकिन खाद्य रसद की पूर्ति ना होने के वजह से उनको रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी के साथ में संधि करनी पड़ जाती है, और क्या बोलता है जलालुद्दीन जो अलाउद्दीन जो होता है, अलाउद्दीन कहता है ये तो जो सेना है वो तो कुछ नहीं है, लेकिन ये तो नाम मात्र के लिए मेरे साथ में जो सेना है नाम मात्र के लिए है, और जो दिल्ली से आ रही है सेना उससे आप बिल्कुल नहीं जीत पाओगे। अरे इतना जब बोलता है तो जो शासक होता है रामचंद्र देव, उनके दिमाग की दही हो जाती है। क्या करते हैं, तुरंत ही वो संधि करने के लिए एग्री हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं कि हमें संधि कर लेंगे और हमला हम पर मत कीजिएगा। ये बात जब सुनता है और संधि कर लेते, लेकिन उसके बाद जब क्या होता है, उसके बाद में तभी देवगिरी जो रामचंद्र देव का पुत्र होता है वो कहीं दूसरे एक अभियान से वापस आ रहा होता है, और वो उनका पुत्र शंकर देव नाम है उसका, और वो आता है, वो आकर के किस पर हमला कर देता है, अलाउद्दीन खिलजी पर हमला कर देता है। बल्कि मामला शांत हो चुका था, संधि भी हो चुकी थी, फिर भी उनका जो पुत्र था रामचंद्र देव का शंकर देव, उसने आकर के वो संधि को वहाँ पर फिर से डिसमिस कर दिया। और जब डिसमिस कर देता है क्या होता है, उसको लगता है कि मेरे पिताजी संकट में, इसलिए वो आकर के उस पर आक्रमण कर देता है। लेकिन बाद में क्या देखते हैं कि उसने अलाउद्दीन ने फिर उनके पुत्र शंकर देव को हरा देता, पराजित कर देता है, और उसके बाद में फिर दोबारा संधि करता है। दोबारा जब संधि करता है शंकर देव की, जब सेना जो होती है किस वजह से जब हारता है उसका भी एक कारण बन गया था। शंकर देव की जो सेना थी उसका एक सेनापति था, सेनापति वो 20,000 की सेना उसके साथ में थी, उसका नाम था नुसरत जलेरी जो था 20,000 की सेना के साथ में आक्रमण चल रहा था अलाउद्दीन और शंकर देव का जब चल रहा था, आक्रमण हो रहा था, तो वहाँ पर शंकर देव ने समझा कि ये दिल्ली की सेना आ रही है, और सेना थी शंकर देव की ही, पर इसी को देखकर वो घबरा जाता है और वहाँ पर अपनी हार स्वीकार कर लेता है। इसी वजह से क्या होता है फिर, और शंकर देव को लगता है कि वो दिल्ली की सेना है, और अलाउद्दीन यहाँ से विजय हो जाता है, और इसके बाद वह कड़ा मणिपुर चला जाता है। कहाँ पर? कड़ा और मणिपुर, जहाँ उसकी सूबेदारी थी वहाँ के लिए वो रवाना हो जाता है। और लेकिन बाद में सुल्तान को पता चलता है, किसको? जलालुद्दीन को कि ये वहाँ से भी बहुत इसने अथाह अपरंपार इन्होंने अलाउद्दीन ने देवगिरी से भी धन लूटा, और लूटने के बाद में चला जाता है मणिपुर में। मणिपुर खूब धन प्राप्त लूट करके, लेकिन वहाँ पर सुल्तान के लिए बुलाता है पहले कड़ा, और जब कड़ा आ जाते हैं सुल्तान तो क्या करता है, कड़ा से खुद तो उठ करके चला जाता है मणिपुर। और मणिपुर में जाने के बाद में क्या बोलता है कि अब आइएगा आप, और आइएगा अकेले, निहत्थे, वो भी कोई सेना लेकर नहीं आओगे। तो वहाँ पर जाते हैं सुल्तान, और सुल्तान जाने के बाद में वहाँ पर, और उसके बाद में बहुत माफ़ी मांगता है। माफ़ी मांगने के बाद पैरों पर गिर जाता है, और सुल्तान जो था, सुल्तान के सिर पर पैरों पर सिर रख करके उनके छुरा जो होता है
सूरा भगो देता है और हत्या कर देता है। जब हत्या कर देता है, हत्या कर देने के बाद में सूरा मारकर जलालुद्दीन की हत्या कर देता है और अलाउद्दीन जो खिलजी था वो खुद शासन व्यवस्था, शासन प्रशासन की बागडोर संभाल लेता है। वहीं पर से ही सन 1296 में इनकी हत्या कर देता है और जलालुद्दीन खत्म हो जाते हैं। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी जो होता है वो शासक बन जाता है। अब आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगले वीडियो में हम जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बात करेंगे। आज के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पड़ोस में बेल आइकन बटन को भी दबाएं।